सफलता और असफलता ये दोनों हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में केवल एक ही चीज़ है, वो है कर्म करना। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और उन सब में ये भी पता चल रहा है कि उसकी 10% 20% सीटें ऐसी हैं जो पहले से बिकी रह रही हैं। अभी अभी रेलवे में खबर आई है कि रेलवे के जो अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ था उसमें गोरखपुर जोन में, अजमेर जोन में और बाकी कई जोनों में, जिसमें लड़कों ने फॉर्म भरा ही नहीं, कुछ तो फॉर्म ही नहीं भरे और उसमें सिलेक्शन ले लिए, कुछ ने तो मतलब पेपर दिया CBT 1 का लेकिन वो साइको में बैठे ही नहीं, उनका हो गया। कुछ तो CBT 2 में फेल हो गए थे, उनका हो गया। तो भाई देखो, ये तो एकदम वो निश्चित है कि जब तक सरकारें रहेंगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, 100% शुद्धता से ये सब करा ही नहीं सकती। और यही समय है आपके पास कि आप इन सरकार, इन राजनीति, इन सभी मुद्दों से दूर होकर के सेंट्रिक, एकदम सेंट्रिक, जैसे घोड़े और के सामने लगा होता है कि बस मेरे को सामने देखना है फ्रंट लाइन में, वैसे ही लग के आपको तैयारी करना है। वैसे ही ये UPSI की भर्ती है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई धांधली होने वाला है, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सच्चाई आप जानते हो, हर चीज़ में सच्चाई जानते हो। और मैं नहीं कह रहा कि आगे होने ही वाला हो, प्रभु करे ना हो, फेयर एग्ज़ाम हो, लेकिन आप इतना बात याद रखो, हर एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखते हुए जो भी 4200 पोस्ट है सिविल वाला, है ना, 4245 जो पोस्ट है, मतलब 4543 है, बट उसमें 4200 ही पुलिस वाला है ना, जो नागरिक वाला है, सिविल वाला। तो उसमें से आप समझ लो कि 10 से 15% सीट, 10 से 15% सीट वो सेफ जोन में है। उसके बाद ही आप तैयारी के लिए आपकी सीट बची हुई है। तो अगर मान लेते हैं कि 10 से 15% भी अगर हटा देते हो, 400 से 500 सीट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि होना चाहिए। 400-500 सीट बहुत होती है। तो उसके बाद आपके हाथ में मिलती है सारी नौकरी, और उसमें कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे भी हाई है। और जो आज ही स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं 330 ला रहे हैं। और हाँ, ये तो बात सच है भाई कि जो 330 ला रहा है वो काफ़ी ऊपर है और वो काफ़ी मेहनत कर रहा है ना, वो काफ़ी मेहनत है। और आई थिंक हम लोगों से भी ऊपर है वो, है ना, हम लोग भी उसी कैटेगरी में है जो अभी स्ट्रगल फेज़ में, और वो स्ट्रगल फेज़ के एक कदम आगे हैं। तो आपको वो बीट करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो 330 पा रहा है वो केवल मॉक टेस्ट करके उसी पे खुश हो जा रहा है, लेकिन आप जो है वो अभी स्ट्रगल में कर रहे हो और लगे हुए हो और तैयारी कर रहे हो। तो आप जो आप जो इम्प्रूवमेंट करोगे, जो गलतियां कर कर के इम्प्रूवमेंट करोगे, उससे आप नोट डाउन करोगे, वो आप देखना जब कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है, हर ब्याज का भी ब्याज लगता है, वैसे ही शिक्षा में भी है। यदि आप पढ़ते हो ना तो इस पढ़ाई का भी ब्याज लगेगा, मतलब वो अगले दिन और आप इम्प्रूवमेंट करोगे, फिर उसके ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट करोगे। समझ रहे हो ना, जैसे आज 10% किए तो कल 11% इम्प्रूवमेंट करोगे, ऐसे करके ये पढ़ाई भी होती है। तो आपको एकदम सेंट्रिक बन के एकदम पढ़ाई करना है। जो भी टारगेट मैं देता हूँ उस टारगेट को एकदम सेंट्रिक होकर के उसको कंप्लीट करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, पहले उनको कर लेना है, फिर जब टाइम बचता है तो नेक्स्ट करेंगे। और ये रिपीटेड वाले बच्चों के लिए है, बिगिनर के लिए है, जो भी करना चाहता है, यूपी पुलिस के लिए, UPSI के लिए, दोनों के लिए। बस यूपी पुलिस वाले जो बनते होंगे वो मूल विधि मत करना, और अगर कर लेते हो तो इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि UPSI तो देना ही है आपको, UPSI नेक्स्ट टाइम तो देना ही है। तो अगर आप कर लेते हो, एक बार मूल विधि पढ़ भी लेते हो, तो आई नेवर माइंड कि उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है ना, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन हाँ उतना फोकस्ड होके नहीं पढ़ना, बट हाँ पढ़ सकते हो। तो ये मतलब ये जो बातें हैं वो मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से समझ लिया करो। आई थिंक मैं आपके बेहतरी के लिए ही बताता हूँ। और आज हमारा डे 15 है और हम लोग ने पूरा टारगेट सीरीज़ को बहुत वो करके तैयारी करके वो कंप्लीट कर रहा है हम लोगों ने। और आपको पता है कि मैं आपको सेंड भी कर दिया था वीडियो, है ना, फिर सेंड नहीं मतलब मैंने बता भी दिया था लाइव में, और वो कि कौन कौन सा टारगेट है। तो आई थिंक आप लोगों ने उसको कर भी लिया होगा, टारगेट को अपने दिमाग में रख भी लिया होगा। चलिए मैं अब टारगेट दिखा देता हूँ बिना बात के, और लास्ट में आपको हिंदी और पॉलिटी की 10-10 मिनट की क्लासेज होंगी, जो PYQ के जो चैप्टर मैंने डाला है उसी से रिलेटेड है, तो उसको कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ भी करो ना करो उसको ज़रूर कर लेना। एक बार 1.5x पे करके वीडियो देख लेना, बस एक बार नज़र से गुजर जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। अगर नज़र से गुजर गया तो आप समझ लो कि आपका कल्याण हो गया, ठीक है ना। चलो अब लेकर चलता हूँ, आ जाओ टारगेट देख लो। SI और यूपी पुलिस दोनों के लिए है ये टारगेट। तो 45 दिन का टारगेट जो चल ही रहा है,
आज डे 15 है। क्या करना है आपको, तो कैलकुलेशन सुबह उठ के 10 × 10 सब्सट्रैक्शन फार्मूला की वीडियो रिवाइज कर लेना साहिल सर वाली, थोड़ा सा एक आध घंटे आधे घंटे देख लेना, 50 स्क्वायर और 30 तक के क्यूब कर लेना है ना। परसेंटेज में आपको डे 3 करना है, 80 क्वेश्चन कर लेना है परसेंटेज। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे मैंने उनको पहले ही कंक्लूड कर दिया है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, बाद में अब उतना समय नहीं देना होगा क्योंकि 45 दिन में ही ख़त्म करना है और 15 दिन बीत गए हैं, केवल 30 दिन ही मात्र हैं अब आपके पास। 30 दिन में बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं और हम लोग को रिवीजन बेस पे ही तो करना है। तो आप अगर बिगिनर हो, एकदम शुरू से तैयारी करना चाहते हो तो 90 डेज वाला टारगेट कंप्लीट करो। हो सके तो अगर एग्जाम 60 दिन में हो, 70 दिन में हो, तो उसको आप कंप्लीट कर लोगे। एक दिन, किसी दिन 2 दिन का, किसी दिन 3 दिन का, एक दिन में कर सकते हो, ठीक है। तो उसको जरूर कर लो। और रीजनिंग में आपको समानता करनी है, एनालॉजी, और इसको रिवाइज कर लेना टॉपिक को, एनालॉजी को। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो किसी की भी एनालॉजी सर्च कर लेना और वीडियो देख लेना, और 30 मिनट 1 घंटे की वीडियो देख करके रिवाइज हो जाएगा। उससे जो क्वेश्चन होंगे वीडियो को रोक रोक के उसका क्वेश्चन लगा लेना 40 क्वेश्चन के करीब में, ठीक है। ये इतना कर लेना। पॉलिटी में आपको मूल अधिकार करनी है और आज मूल अधिकार पूरा खत्म कर देना है, क्योंकि आप जानते हो इतना मूल अधिकार तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 35 तक है, 14 से 35 के करीब में, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा वो है नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। और मूल विधि में आपको घरेलू हिंसा अधिनियम करना है और ये पूरा ख़त्म कर देना। कल घरेलू हिंसा अधिनियम दिया था मैंने पार्ट 1, आज पार्ट 2 में पूरा ख़त्म कर लेना। क्वेश्चन लगा लेना। आपके पास बुक होगी, आपने अभी तक नहीं खरीदा तो खरीद लो, कोई भी बुक एक खरीद लो। और PDF भी मिलती है ये GS रिव्यू चैनल पे, तो वहाँ से आप PDF को भी आप अपना वो परचेज कर सकते हो, या और उनके YouTube चैनल पे ये है घरेलू हिंसा अधिनियम। शॉर्ट में है इसलिए ये वीडियो प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे में है, आप एक बार देख लोगे, पूरा नोट्स है तो आप रिवाइज हो जाएगा। मूल अधिकार भी GS रिव्यू ऐप पर इनका PDF मिलेगा और क्लास भी करवा दिए हैं सर, तो क्लास भी कर सकते हो, PDF भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों आप देख लेना है ना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ इनके चैनल का। हिंदी में आपको वाच्य करना है, डे 1 है, इसको 2 दिन का है ये, है ना, तो हिंदी का वाच्य कर लेना है। और साहित्य में आदि काल करना है या वीर गाथा काल करना है, और इसका पर्यायवाची के लिए मैं समय दे रहा हूँ, तो 2 दिन और भी मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ। अब और भी मतलब टाइम पूरा 6 दिन का समय दिया हूँ पर्यायवाची के लिए। क्यों? क्योंकि यार बहुत पर्यायवाची कठिन होती है ना, जल्दी लर्न नहीं होती, इसलिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है। तो आज जितना भी होगा उसका 1/, मतलब अब तो 6 हिस्से में से 1 हिस्सा कल कर लिए, 1 हिस्सा आज कर लेना। और RW का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है, तो जो प्रैक्टिस सेट उन्होंने करवाया है और वो टेलीग्राम चैनल पे है राहुल तेवतिया सर के, वहाँ से जा करके डाउनलोड करना। मैंने भी अपना डाउनलोड किया हुआ है, अगर टाइम मिलता है तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करना सेंड कर दूँ कि नहीं। और हिंदी का वाच्य जानती हो आप, डे 1 में 2 दिन में कंप्लीट कर लेना वाच्य। 2 दिन का समय दे रहा हूँ, आज और कल में, ठीक है ना। हाँ, आज और कल में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये सारी हो गया। और चलो अब हिंदी का क्लास कर लो। हिंदी का मतलब PYQ कर लो। क्लास कोई मैं टीचर नहीं हूँ बड़ा वाला, तो उसका PYQ कर लेना, भगा के कर लेना, मतलब 1.5x पे, और उसके बाद पॉलिटी कर लेना, ठीक। बात आपको याद रखनी है, देखो जो पुलिंग वाले क्वेश्चन था उसमें एक मैंने देखा था डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में घाघरा को उसने स्त्रीलिंग कर दिया था, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है और इसी में आया हुआ है, तो वो गलती था। लेकिन एक भाई ने बताया, तो अगर कोई क्वेश्चन की गलती होती है जो बुक में दी हुई, देखो मैं तो पढ़ के बताता हूँ, उसमें जो भी कुछ गलती हो नीचे जरूर लिख दिया करो कि भैया ये वाला क्वेश्चन का ये होगा। हाँ, लेकिन ये बात रखना कि करेक्टली रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गलत रख देना, अच्छे से प्रूफ कर लेना कि नहीं ये सही है या गलत है, तब जाकर रखना, ठीक है ना। तो घाघरा एक पुलिंग है, स्त्रीलिंग में दे दिया था इसमें, लेकिन वो पुलिंग है, ठीक है, ओके, उसको कर लेना। मैंने अभी रिसर्च किया, उसको देखा बुक में। अब क्या किया जाए यार, बुक में ही जब गलत देगा तो आदमी पढ़ेगा कहाँ से फिर? बुक ही उठा के पढ़ता है, बुक में ही गलत दे रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही गलत जब दे देगा तो आदमी क्या करेगा बताओ आप भी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्त्रीलिंग को। पंडित सब का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित सब का स्त्रीलिंग क्या है? तो पंडित सब का स्त्रीलिंग है पंडिताइन, है ना। स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडिताइन। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके, ठीक है। इसमें इन प्रत्यय के साथ योग बना हुआ है। कौन सा? विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? विधवा, है ना। विधुर जो होता है ना पुल्लिंग होता है, और उसकी पत्नी को बोला जाता है, मतलब जो फीमेल में होती हैं उनको विधवा कहा जाता है। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग कमली, कमलिनी नहीं, इसका होता है कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग होता है कमलिनी, ठीक है। और तीनों गलत। ब्राह्मण का क्या होता है? ब्राह्मण का ब्राह्मणी, है ना। बाभन का नहीं, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। पंडित का पंडिताइन होता है, ठीक है ना, पंडिताइन, ये ब्राह्मणी होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें से अग्रजा जो होता है ना उसको स्त्रीलिंग में लिया जाता है, अग्रजा। छात्र तो राजन जानते हो, सागर जानते हो, ये सब इस पुल्लिंग में आते हैं। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का स्त्रीलिंग, तो वर का, सॉरी फॉर दैट, वर का स्त्रीलिंग वधु होता है ना, वधु, वर का वधु। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है?
इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? कुर्सी है, पेड़ है, शेर है, लड़का है, कौन है? तो इसमें से जो कुर्सी है, कुर्सी टूट गई है ना, पेड़ टूट गई नहीं होता है, पेड़ गिर गया, शेर और ये लड़का तो जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता को तो जानते ही हो, नेता का नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ठीक है, कहार का स्त्रीलिंग क्या होता है? कहारिन, है ना, कहार का कहारिन। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इस स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें दुपट्टा है, प्रकृति है, फुल्का है, हीरा है। तो इसमें से जो प्रकृति है ना, प्रकृति जो होती है वो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, हमारी पूरी प्रकृति। और दुपट्टा, फुल्का और हीरा ये तीनों पुल्लिंग में आते हैं। ओके, भर्ता, भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? भर्ता का स्त्रीलिंग होता है भर्तृ, भर्तृ, याद रखना इस बात को, भर्तृ। ओके, भगवान को तो आप जानते हो, भगवती, ये तो आपने कर ही दिया है, माँ भगवती, माँ अम्बा, ये कहता जाता है। स्त्रीलिंग का पहचान करो, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? जुराब, घाघरा, पजामा और काशीदार। देखो यार, वहाँ पे भी दिया हुआ था और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जुराब जो है ना, इसको स्त्रीलिंग में किया हुआ है, और घाघरा को देखो यहाँ पे पुल्लिंग में किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ना गलत कर दिया था। ठीक है, उसमें गलत कर दिया था। यहाँ पे जो जुराब है ना वो स्त्रीलिंग किया है, वो बढ़िया, और घाघरा जो है ना ये पुल्लिंग ही होगा, लेकिन उसमें उस क्वेश्चन में गलत कर दिया, तो कहीं गलत कहीं सही, कंफ्यूजन में डालने के लिए इतना कर दे रहे हैं, लेकिन याद रखना घाघरा जो है ना वो आपका पुल्लिंग ही होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है 4 विकल्पों में से? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकृति है, प्रकृति हमने अभी क्वेश्चन में बता भी दिया कि प्रकृति क्या होती है, ये स्त्रीलिंग होती है। अध्यक्ष होता है, महोदय जी आ गए हैं, दुपट्टा गिर गया है ना, ये तीनों होते हैं पुल्लिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं आता है? इसमें से स्त्रीलिंग में नहीं आता है पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक, सप्ताह, महीना, गंगा, यमुना। तो आप ये भी जानते हो गंगा यमुना भी स्त्रीलिंग पंजाबी बंगाली भाषाएं हैं। सप्ताह और महीना, आँख और नाक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें से याद रखना कि जो सप्ताह और महीना होते हैं ये पुल्लिंग माने जाते हैं, और जो नदियों के नाम होते हैं, भाषाओं के नाम होते हैं, शरीर के कुछ अंगों के नाम होते हैं, जैसे आँख, नाक, कोहनी, ये सब के सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो सप्ताह और महीना किस में है? ये आते हैं पुल्लिंग में, और जो आपकी नदियाँ होती हैं, भाषा होती हैं, इनका नाम आता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, दाता का क्या होगा? तो दाता का तो दात्री होगा, दात्री स्त्रीलिंग होता है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप में विकल्पों में से कौन सा है? पुजारी का होता है पुजारिन, याद रखना, री में छोटी की मात्रा है, रीन नहीं होता है, ये नहीं होगा, याद रखना, पुजारिन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत, देखो दोनों ऑप्शन दे रखा है इसमें, इसीलिए कन्फ्यूजन करने के लिए। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, है ना, पंडित पत्नी नहीं होता, पंडिताइन होता है। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं? तो देखो, वृक्षों के जो नाम होते हैं, आम का वृक्ष, ये जो होते हैं ना, देश, भारत, ये सब पुल्लिंग में, अक्सर पुल्लिंग में होते हैं, है ना। श्रीलंका, मतलब कुछ पुल्लिंग में होते हैं, देश और पर्वतों के नाम भी होते हैं, लेकिन नक्षत्रों के नाम ये स्त्रीलिंग शब्द में होते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, याद रखना। अभिजीत, देखो नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, किंतु अभिजीत जो है वो इसका पुल्लिंग होता है। ये क्या होता है? ये एक अपवाद है। ठीक है, ये सब अपवाद है, और तीनों जो विकल्प हैं वो इसमें आते हैं। तो याद रखना, नक्षत्रों के नाम आते तो वो स्त्रीलिंग में है, परंतु एक अपवाद है जिसका नाम है अभिजीत, ये पुल्लिंग में होता है। ठीक है, और बाकी सब के सब स्त्रीलिंग में होते हैं। वीर का क्या है? तो वीर का तो आप जानते हो, वीरांगना, महारानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से स्त्रीलिंग में अन्नानास नहीं है, अन्नानास से क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना, ये पुल्लिंग है। और चिल्का जी के स्त्रीलिंग है, सब्जी भी है, बुंदेली भी है, ये स्त्रीलिंग है, जानते हो आप। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कृष्ण का स्त्रीलिंग होगा कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा। स्त्रीलिंग क्या होगा? कृष्णा। और ये सभी जो है ना वो स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? स्त्रीलिंग की पहचान कौन सा नहीं करवाता है? तो जो देश होता है ना वो अक्सर पुल्लिंग की पहचान करवाता है। भाषाएं, मैंने अभी पीछे बताया, भाषाएं, बोलियां और नदियां, ये तीनों स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जो काया होती है, काया जो होती है वो स्त्रीलिंग में होती है। चूल्हा जानते हो, भ्रमर मतलब भौरा जो होता है, पुदीना लेकर आओ, ये मतलब होते हैं, ये सब के सब पुल्लिंग है। लाला का ललाइन होता है, तो ये तो आप जानते हो, इसमें बताने की कोई बात नहीं है, इसको याद रख लो। ये जो प्रत्यय होते हैं, बड़ा का बड़ी, छोटा का छोटी, योगी इन जब लगता है, योगी योगिनी, कमल कमलिनी, इन का होता है लाला का ललाइन, तेली का तेलिन, और
आनी का जेठानी इसमें लग जाता है, देवरानी लग जाता है, ठीक है। गायक का आप जानते हो गायिका होता है, गायक का गायिका, गायक का गायिका, गायक पुल्लिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है, ठीक। गुरु शब्द का, गुरु का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु का स्त्रीलिंग है गुरुआइन, है ना, गुरु का गुरुआइन, गुरुनी नहीं होता, गुरुवती नहीं होता, गुरुआइन होता है। सेम इसी प्रकार से ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, जेठ का जेठानी, अभी बताया मैंने, योगी का योगिनी आदि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें से? तो इसमें से मालिक स्त्रीलिंग है, कहार, योगिनी या पाठक। तो इसमें स्त्रीलिंग है योगिनी। अभी मैंने बताया योगी की योगिनी होती है, तो ये स्त्रीलिंग में है। ये मालिक तो आप जानते हो, पाठक और कहार, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग में है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का पहचान कीजिए। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखो, संसार जो होता है ये पुल्लिंग है। गौरव, गौरवशाली इतिहास है हमारा, गौरव मुझे गौरवान्वित होता है। समुदाय को तो पुल्लिंग कहते ही हैं। तो जो अश्विनी है इसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। अश्विनी स्त्रीलिंग में आता है। कौन कौन से आते हैं? जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सब के सब स्त्रीलिंग में है। और संसार, गौरव, समुदाय, लोहा, ये सब पुल्लिंग में है। संसार, गौरव, समुदाय, राम, लोहा, ये सब पुल्लिंग में है। तपस्वी का क्या होगा? तपस्वी का आप जानते हो, तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो जो रचना होती है ना, वो स्त्रीलिंग में आती है। रचना की जाती है, ग्रंथ पढ़े जाते हैं, मस्तक ऊंचा हो गया, उपहार मिला, है ना। और रचना जो होती है वो आप समझ लो, रचना हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। नकारात्मक, नकारांत जो होती हैं संज्ञाएं वो स्त्रीलिंग होती है। नकारांत जैसे कि घटना, रचना, है ना। ना जो आता है, ना, घटना, प्रस्तावना, देवना, प्रार्थना, है ना, ये सब आते हैं किसमें? स्त्रीलिंग में। याद रखना, जो नकारांत संज्ञाएं होती हैं वो अक्सर स्त्रीलिंग में होती हैं। हंस क्या होगा? हंस का हंसिनी, हंस का तो हंसिनी होगा, हंस पुल्लिंग है, हंसिनी स्त्रीलिंग है। कुम्हार का क्या होगा? कुम्हार का कुम्हारिन, है ना, कुम्हारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? नमक, भात, लौंग, पनीर। तो आप जानते हो जो लौंग होती है ना, वो लौंग होती है, लौंग होता नहीं, लौंग होती है। भात खाता है, भात खाता कह रहा हूँ, मतलब जो ये ना नमक हो गया, भात हो गया, पनीर हो गया, ये सब के सब क्या है? पुरुषवाचक सर, मतलब पुल्लिंग है, ठीक है, पुरुषवाचक है। लौंग स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? इसमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में पूछ रहा हूँ, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आय, मेरी आय घट गई है, अब नहीं, आय नहीं हो पा रही उतनी भाई, है ना। विवाद हो गया, रूप और संसार, ये सब के सब क्या होते हैं? रूप कैसा है नहीं बोला जाता है। इसका क्या सार निकला? कुछ सार निकला, इसका निकली नहीं, सार निकला, तो भाई वो इसीलिए ये सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गरिमा, मेरी पूरी गरिमा तुमने नीचे गिरा दी, है ना, मेरी गरिमा गिर गई। और लेख लिखे जाते हैं, स्पर्श किया जाता है, दुख हुआ, हुई नहीं, दुख हुआ। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो दवार जो होता है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। दवात भी है, दवाई खाई गई है, कलम दवात लाई है, दवान जो है, ये सब के सब। और ये याद रखना, बता ही दिया मैंने। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से स्त्रीलिंग आपका कौन सा है? व्याख्या की जाती है, ठीक है। और ये याद कर लेना, संस्मरण भी जो होता है वो पुल्लिंग होता है, साहित्य भी पुल्लिंग है, और वांग्य भी ये पुल्लिंग है। साहित्य भी याद रखना, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग, साहित्य भी पुल्लिंग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, संस्मरण, वांग्मय और साहित्य, ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक बात है। अगर कुछ एरर होता है तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना, हमें भी पता चल जाएगा, ठीक है। हम भी इसको रीडिंग ही कर रहे हैं तो हमें भी पता चल जाएगा। हम सोचते हैं आपको एक बार रीडिंग हो जाए, आप ऐसे तो करोगे नहीं, तो एक बार रीडिंग ही हो जाए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है? तो इसमें से अजवाइन जो है ये स्त्रीलिंग में है। पराठा, टोप और रसगुल्ला, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। पराठा, टोप और रसगुल्ला ये पुल्लिंग में है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग है। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो जो झुरमुट है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। झुरमुट क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। और ये इच्छा जताई गई है, अंत्येष्टि की गई है ना, निराशा मिली मुझे, ये सब के सब स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जानते हो, नेता का तो नेत्री होगा, कितनी बार पढ़ लिया हम लोगों ने। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, देश, झील। तो आप जानते हो झील जो होती है, बड़ी झील होती है, छोटी झील होती है, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और नगर है, द्वीप है, देश है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। कुछ कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कवि का स्त्रीलिंग ये तो जानते हो, कवित्री, ये कितनी बार बता दिया। कवित्री में भी याद रखना, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री, ठीक है। भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने दे? गजब, ये देखो 2021 का क्वेश्चन आया, ये ऐसे करके दे देगा, आप फंस जाओगे। इसमें से भाषा, भाव और बोली, इसमें से कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना, और कौन कौन सा पुल्लिंग है? तो याद रखना,
भाषा और बोली ये दोनों स्त्रीलिंग है, और जो भाव होता है वो पुल्लिंग है ना, भाव होता है, भाव ये होता है पुल्लिंग। और इनमें चारों में से केवल 2 ही शब्द है, तो पूछा था कितने शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें से 2 शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? भाषा और बोली ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, और जो भाव है वो आपका पुल्लिंग है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें से स्त्रीलिंग तो समिति, समिति की बैठक हुई, समिति में बैठक हुई, ठीक है ना। मंत्रालय मिला उसको, सचिवालय में गया था, सचिवालय खुला है, आयोग में कौन किसकी पहचान है, ऐसी बात होती है ना। तो जिसे स्त्री जाति का बोध होता है वो भाई स्त्रीलिंग होता है, जिसे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है। तो समिति जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जो चेतना है, चेतना ये स्त्रीलिंग शब्द है। बोध, अनुभव और ज्ञान ये तीनों के तीन पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये तीनों पुल्लिंग है। और चेतना जो है हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? निर्देश दिए जाते हैं, संदेश दिया जाता है, बात कही गई है ना, बात कहा जाता है ना, बात कही गई। और कथन का निष्कर्ष क्या निकला तुम्हारा? तो देखो बात क्या है? कही गई, और वो सारे क्या है? पुल्लिंग, जैसे निर्देश, संदेश, कथन ये सब पुल्लिंग है। पांडुलिपि, देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो 4-4, 5-5 में लेटर में दे देता है, ये भी याद रख लेना। ऐसे भी क्वेश्चन आपको करके जाना है, और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा, कितने इसमें पुल्लिंग है और कितने स्त्रीलिंग है। इसीलिए प्रीवियस ईयर किए जाते हैं और आप लोग सुनते नहीं हो, ठीक है ना। तो देखो इसमें से जो पांडुलिपि है, इकाई है और जो पुस्तक है, ये तीनों के तीन स्त्रीलिंग है। पुस्तक पढ़ी जाती है ना, और पांडुलिपि लिखी जाती है, या पांडुलिपि लिखी गई थी, है ना। और इकाई, इकाई की मात्रा है, इकाई की मात्रा है, ठीक है ना, मतलब स्त्रीलिंग शब्द में होते हैं। और जो इसमें से अध्याय है, अध्याय पढ़ी नहीं जाती है, अध्याय पढ़ा जाता है ना, अध्याय कंप्लीट हो गया है जैसे। लेकिन इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? छाछ, छाछ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और बाकी जैसे कि तिल हो गया, काढ़ा हो गया और टेसु, ये सब पुल्लिंग शब्द है। टेसु को याद रख लेना, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का तो कवित्री मैंने बता दिया, कवयित्री होता है, याद रखना इस बात। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो सभा है ये हमारा स्त्रीलिंग है। सभा बुलाई गई है ना, कहा जाता है ना, सभा बुलाई गई। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग कौन है? तो स्वर कितने होते हैं, कितनी होती नहीं है, कितने होते हैं, यानी स्वर, स्वर ये पुल्लिंग है। अपेक्षा की जाती है, बहुत ज़्यादा गति है तुम्हारी, है ना, आत्मा निकल गई, ठीक है, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से विद्वान का क्या होता है? विद्वान का तो विदुषी होता है, आप जानते हो। विद्वानी नहीं होता है, विदुषी होती है, ठीक है ना। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? कार्य, कथन, व्याख्या और उद्यम, इनमें से कितने जो हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बताइए कार्य, कथन, व्याख्या, इसमें से कितने स्त्रीलिंग हैं? याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए व्याख्या जो है स्त्रीलिंग है, और जो कार्य, कथन और उद्यम है ये सब के सब पुल्लिंग है। तो केवल एक व्याख्या की जाती है ना, और कार्य संपन्न हुआ, कथन, कथन कहा गया, ठीक है, और उद्यम, उसने उद्यम खोला है, या फिर उद्यम, उद्यम मतलब पुल्लिंग, याद रख लो, कुछ चीज़ें याद रख लो। उद्यम जो है वो पुल्लिंग है, और बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना। और व्याख्या स्त्रीलिंग है। शीर्षक, अध्याय, पाठ, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये से क्वेश्चन आ रहा है। शीर्षक, अध्याय, पाठ में कितने ऐसे हैं जो आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो स्त्रीलिंग शब्द में इसमें केवल और केवल एक ही है, जिसका अर्थ है जो ये देखो, शीर्षक, पाठ, अध्याय, अध्याय अभी हमने बताया, और पाठ भी मैंने बताया, और शीर्षक भी बताया, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। लेकिन इकाई मैंने बता दिया था ना कि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। इकाई क्या है हमारी? स्त्रीलिंग है। दाता शब्द का क्या होगा? तो दाता का तो दात्री होता ही है, आप जानते ही हो इस बात को। जो इजी है वो तुरंत मैं कह दे रहा हूँ कि आप जानते ही हो, ऐसा मत समझना कि जब जानते हैं तो क्या पढ़ा रहे हो नहीं भाई, मैं पढ़ा सोच रहा हूँ आप एक बार PYQ कर लो, बस मेरा यही चीज़ है कि एक बार PYQ कर लो। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसमें से जो भूमिका है ना, उसने भूमिका अदा की, ठीक है, तो भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या किया जाए, मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन अभी लग रहा है, ठीक है ना। तो आप अब आगे का क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर किया जाएगा, वचन कर लिया जाएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने PDF डाला ही हुआ ही है, तो वहाँ से आप कर लेना 23 क्वेश्चन अब आप कर लेना। मैं भी अब 23 क्वेश्चन जा करके अभी पढ़ लूँगा, और वीडियो नहीं बना पाऊँगा, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब कल से वचन करेंगे, उसमें से एक वचन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी पॉलिटी देख के जाना। पॉलिटी बता करके मूल विधि पढ़ाने लगा, नहीं नहीं भाई,
देखो मूल विधि में मैंने आज दिया है घरेलू हिंसा अधिनियम। तो पॉलिटी के मैंने उस जो चैप्टर है उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। तो हम सोचे कि अगर घरेलू हिंसा अधिनियम आज है तो घरेलू हिंसा नियम के लगभग प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन आए हैं टोटल, है ना, जो घरेलू महिला से रिलेटेड जो घरेलू हिंसा अधिनियम है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग आज कर लेते हैं और ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हम आप जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उसको भूल जाते हो, नहीं कर पाते हो। PYQ समझ लो इतना जबरदस्त है, आराम से 10 क्वेश्चन है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम आपका आज संरक्षण अधिनियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देख लेना बस, बाकी सब चीजें आंसर दिख सकता है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मोबाइल है मेरे पास और मैं इसी से सोच रहा हूं कि आपको आंसर बताने की कोशिश करूं। ठीक बात है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है? बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में कौन सा सही है? इसमें से क्या ऑप्शन है? ऑप्शन देख लेते हैं। अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक शादी का करार किया गया है इसके अनुसार, और जो बच्चा है शादी के समय, तो क्या ये बाल विवाह जो है वो उसको अयोग्य मान दिया जाएगा? जिला अदालत में वयस्कता को प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक विज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। और अगर जिला अदालत में है तो आप चाहो तो वहाँ पे आप एक याचिका दायर करके और शादी को रद्द कर सकते हो, है ना। 3 वर्षों के भीतर पूरी तरह से शादी रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावकों को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। अगर अज्ञप्ति आ जाता है ना, विज्ञप्ति की अज्ञप्ति की बात करें, मतलब अगर उस समय जो भी कुछ है आज्ञा दे दी जाती कि नहीं आप, तो अगर शादी टूट गई या फिर उससे रिलेटेड अगर उम्र कम है, तो क्या बताओ, क्या आपको सब कुछ लौटाना होगा जो भी उनके माता पिता की तरफ से होगा? तो हाँ भाई, ये बात सच है कि अगर बाल विवाह से रिलेटेड है तो उसमें तो बात ही नहीं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम को ध्यान से एक बार पढ़ लो, रिवीजन भी हो जाएगा, छोटे में पूरा रिवीजन हो। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा जो 3 है उसके अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो विवाह के समय बच्चा था, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है ना। उसमें 3 साल के अंदर शादी नहीं, 2 ही साल के अंदर रद्द हो जाएगी। तो जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक आज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। समझ में आ रही है ना? मतलब वयस्कता प्राप्त करने के 2 साल के भीतर ही शादी आपकी खत्म हो सकती है, न कि 3 वर्ष का। साफ साफ दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन P गलत है। और नेक्स्ट जो था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 की, है ना, उपधारा 4 जो है उसके अनुसार आज्ञार्थी देने के समय जो भी चीजें होंगे, जैसे कि अन्य पार्टी, धन, सोना, गहने, उपहार, ये सब के सब उसको लौटाना ही होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ये देखो 2017 का क्वेश्चन है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब माथा कैसे 2 घंटे में किए होंगे भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ। 2017 वाला मैं हाथ जोड़ लेता। देखो, स्त्री अवशिष्ट रूपेषण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब हुआ था? ये 1986 में ये वाली बात है इसकी। ठीक है ना, तो याद रखना ये कब अधिनियम का डेट क्या लिखी होती है, 1986, है ना। इसकी पूरा ये नाम ही है, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इसमें है कि ऐसा किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरण करना जिसमें किसी भी रूप से महिलाओं का अशिष्ट शामिल हो, अवैध है। एकदम सही बात है। अगर किसी का छवि ऐसा प्रेजेंट कर रहा है, तो देखो जेमिनाई आ गया है, अब चैट जीपीटी आ गया है, फोटो एडिट कर करके उल्टा सीधा हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐप हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा खराब हालत कर दी जा रही है, एडिट ऐसे कर दिया जाए जो एकदम, तो भाई ये अवैध है। ये अगर आप किसी का करो तो आपको सजा हो सकती है। उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन, वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि इसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला और शिक्षा के हित में है या उसके प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया है। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो भी फोटो आपने अपलोड किया है वो एक धार्मिक तरीके से है। मतलब किसी का भी फोटो अपलोड कर दे, लेकिन वो धार्मिक तरीके से या साइंटिफिक तरीके से है। हो सकता है आप उसके लिए आप वो कर लो, है ना, साइंस रिसर्च के लिए यूज की जाती है। तो हाँ, ये इट्स ओके। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, यानी P भी सही है और Q भी सही है। क्यों P और Q सही है मैंने बता दिया कि P में आपको क्या बताया गया है कि किसी भी प्रकार की जो उसकी मर्यादा को भंग कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, वो अवैध है। और यदि किसी का फोटो, है ना, या तो उसको साइंस पर्पज में किया जाए और मतलब इज्जत के साथ, है ना,
स्त्री का असिस्ट ना करके इज्जत के साथ उसको की जाए और अश्लील प्रदर्शन ना हो, उसके लिए अगर कुछ कर भी लेते हो विज्ञापन, है ना, धार्मिक कार्यों के लिए, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया? ये 2014 से पहले हुआ था ना, तो इस वजह से इसने बोला है। तो महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित कानून कौन सा है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा लैंगिक उत्पीड़न, है ना, अगर महिलाओं द्वारा कह रहा हूँ, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, थोड़ा सा इस समय देख रहा हूँ ना, थोड़ा केस भी बन जा रहा है, कुछ तो ज़्यादा ही, मतलब शादीशुदा होने के बावजूद भी कुछ मर्दों को ही उत्पीड़ित कर दे रही हैं। इट्स ओके, मैं इस पर विवाद पे नहीं जाने वाला, मतलब मैं बात कह रहा हूँ, इसलिए शायद निकल गया होगा। बट हाँ, कार्यस्थल पर महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, ये तो रियल बात है भाई। चाहे आप देख लो, अभी होमगार्ड की भर्ती होगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी और उसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित जो अधिनियम है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण और प्रतिषेध और परितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया है ना। ये 2014 में पेपर आया था, 2012 में है। दहेज लेना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? किसमें अंतर्गत है? तो ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो आया था, उसके अनुसार ये एक अपराध है। देख लो एक ध्यान से, दहेज लेना या देना प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम कितने साल की सजा होगी? 5 वर्ष का कारावास होगा और कम से कम 15,000 रुपये और उतनी राशि जितनी कीमत उपहार हो, उनमें से जो ज़्यादा हो, जुर्माने की सजा दी जा सकती है। यानी जो आपने उपहार लिया है ना, अगर दहेज आपने ले लिया है तो दहेज के बराबर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा, वो दहेज की परिभाषा से बाहर होगा, है ना। ये धारा 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी मतलब शादी के समय जो कोई उपहार दे देता है, कोई अन्य उपहार देता है, चाहे वो वर पक्ष से वधू पक्ष से है, उसको थोड़ा सा अलग लिखा जाएगा, लेकिन बाद में जो दहेज के पर्पज से दिया जाएगा वो आपको एकदम, उसके लिए तो सजा होगी ही होगी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार क्या है? विस्तार है तो भाई नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं, अब ये गलत क्वेश्चन है, अब हर जगह है, ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया में है, ठीक है। उस समय नहीं था, ठीक है, तो आज ऑल इंडिया में हो गया है, ये भी जानते हो। 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पे लागू है। और ये अधिनियम कब आया था घरेलू हिंसा वाला? 2005 में, ठीक है ना। और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को आया था, 2005 में। दो व्यक्तियों में से अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार को वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी? मतलब कि दो व्यक्तियों में से अगर कोई दहेज का लेन देन अपने मर्जी से किया है या फिर करार पे किया है, तो वैधानिक स्थिति उसकी क्या होगी? क्या वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के प्रति वो शून्य माना जाएगा, या पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य होगी? 5 में शून्य होगी या 6 में शून्य होगी? आइए आंसर देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी, चाहे पारस्परिक सहमति से ये दहेज लेने या देने के लिए कोई करार किया गया है, तो ऐसा करार शून्य माना जाएगा। तुम भले ही करार कर लिए हो कि नहीं भाई, मैं तो आपको 5 लाख रुपए एक बाइक दूंगा, और वो जबरदस्ती कहने लगा, मान लेते हैं आपने वो करार को, ये हो गया कि तुमने तो बोला था कि करार किया था, तुम क्यों नहीं दिए, है ना, तो एकदम वो गलत है, तुरंत वो शून्य माना जाएगा। जाकर अगर मान लेते हैं, कोई नहीं कहेगा कि इसने बोला था मुझे, ये बोला था कि मैं दे दूंगा आपको इतना, और क्यों नहीं दिया, तो मैं इसीलिए प्रताड़ित कर रहा हूँ इसकी बेटी को या कुछ भी, तो वो तुरंत सरकार कहेगी, तुरंत कोर्ट कहेगा कि अरे ऐसा चीज़ है ही नहीं, तुमने करार किया, ये खुद अपराध है, ये गलत है एकदम, कोई करार नहीं है, शून्य माना जाएगा। कुछ भी करार नहीं किया होगा, करार किए भी हो, स्टाम्प पेपर भी लिखवा लियो, तभी भी गलत है ये, है ना। और धारा 6 में जो होता है वो दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए उपयोग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपराध अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे बाद में कौन सा हुआ, तो इसके लिए सीधे आपको आंसर लेकर चलता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे, ठीक है ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पहले लागू हुआ था, फिर उसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1993 में, फिर आपको सूचना का अधिकार 2005 में, और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा 2009 में, ठीक है ना। यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम
मानव संरक्षण अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम, इन सबको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 1961 में दहेज, मानव अधिकार 1993 में मिला था, और सूचना हमें तो भाई 2005 ही में मिल पाई, उससे पहले कहाँ इंटरनेट था, नहीं था ना, 2005 के बाद ही तो लगभग आया है, तो सूचना उस समय मिली। और बच्चों के कहाँ, बच्चे जो होते हैं ना, जो इसको याद कर लेना ऐसे सब 0000 जो है ना, तो यहाँ पे याद रखना कि लगभग जो बच्चे हैं ना भाई, सब 2 से 9 वर्ष के बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अब याद ही करना पड़ेगा, इसी से याद होगा, है ना। तो इनको शिक्षा तो देना ही पड़ेगा भाई, तो इसलिए ज़रूरी है ना। 61 फिर से बोल देता हूँ, दहेज 61 में, मानव अधिकार 93 में, और सूचना 2005 में, और बच्चों के लिए 2009 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा उसके प्रत्येक सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है ना। अध्यक्ष का और उसके प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उनका कितने साल का कार्यकाल होता है, तो उनका कार्यकाल होता है पूरा 3 साल का, ठीक है ना, उनके 3 साल का कार्यकाल होता है। ओके, क्या आ गया, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर, ये गलत है ना, ये सब छोड़ दो, बस इतना याद रखना कितना साल का होता है, 3 साल का होता है। और कब इसको पारित किया गया, तो अध्यक्ष किस, तो धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल तक का कार्यकाल होता है ना। और ये आगे का नहीं पढ़ना है। कब लागू पारित किया गया, तो भारतीय संसद में 1990 में पारित किया गया, और 1992 में से ये एक संवैधानिक निकाय है। ओके, ठीक है ना। तो सबका जो है ना, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, ये बात याद रखना। 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की रक्षा और सुरक्षा प्रचार के जनादेश के साथ संवैधानिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन कौन सा है, तो ये तो जानते ही हो, महिला के लिए राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है महिलाओं के लिए भाई, तो वही है जो सबसे शीर्ष है। ये राष्ट्रीय संगठन नहीं, समावेश नहीं, महिला बाल विकास विभाग नहीं, महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है। कब बना हुआ है, ये बना हुआ था भारतीय संसद के द्वारा 1990 में ये पारित हुआ, और 92 जनवरी में इसको गठित करके संवैधानिक निकाय बना दिया गया, है ना। क्या करता है ये महिलाओं के संवैधानिक हितों की रक्षा करता है और उन्हें उनके लिए कानूनी उपायों को लागू करवाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य साफ साफ पता चला है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने और मुद्दे और चिंताओं का एक मंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कौन सी ऐसी चीज़ की स्थापना हुई जिसका लक्ष्य है कि ऐसी गतिविधि का कार्यभार बनाना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से अगर किसी महिला का उत्थान करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनका विकास करवाना है, आर्थिक परिवर्तन करना है, तो महिलाओं के लिए ऋण दिया जाएगा, है ना। कौन सा ऐसा है, मतलब ऋण दे सकते हैं, तो वो है राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसका गठन हुआ था। तो याद रखना ये गरीब महिलाओं के लिए है, और इसका उद्देश्य है कि 1993 में ये बना था, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। और जो समूह हैं या फिर सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह के हिसाब से नहीं देखोगे, अब गांव में देखोगे समूह बनाए गए, समूह में पैसा मिलता है, उसमें तो बहुत गलत एक्सपीरियंस है। मैंने तो एक लोग का देखा था यार, वो बेचारे इतने परेशान में हो जाते थे, उस समूह का पैसा भरने में ही अपनी पूरी कमाई लगा देते थे यार। क्योंकि अगर आप 50,000 60,000 रुपये ले लेते हो यार, साल भर 1,000 रुपये हर हफ्ते भर के 2 साल तक परेशान रहते हैं लोग, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए भाई ये सब समूह के चक्कर में मैं तो मानता हूँ कि मत पढ़ना। और वो एक तो गाली भी देते हैं सब, वो आते हैं पैसा नहीं दोगे तो गाली भी देते हैं, मैंने बहुत देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है भाई। चलिए ठीक है, कल हम इसको करा देंगे बच्चों से संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधान। ये 10 क्वेश्चन थे, 10 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, और 2017 को कोई बीट नहीं कर सकता भाई, बहुत ज़बरदस्त पेपर बनाए थे। मैं तो मानता हूँ 2017 में होता है तो मैं आंधी आ जाएगी, और पता नहीं यार भाई कैसा पेपर आएगा, कोई जानता तो है नहीं कि एग्जाम कौन, तो हम तो बना नहीं रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन में तो मल्टीपल शिफ्ट होती हैं, तो उसमें आपके ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन जब 3 ही 4 शिफ्ट में पेपर होना है तो भाई हार्ड क्वेश्चन आराम से 4 शिफ्ट हर शिफ्ट में डाल सकते हैं, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन हार्ड। भाई मुझे नहीं पता कैसा पेपर आने वाला है, बस मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, और वीडियो को अभी एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना आप, नहीं आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।